कोई काम ढंग से कर भी सकती हो या नहीं। मेरा ब्रांडेड सूट तुम लोगों ने जला के रख दिया है, उसके पैसे क्या तुम लोगों का बाप देगा? सॉरी बीबीजी किस्म से मैंने जानबूझ कर नहीं जलाया, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरा इतना महंगा सूट ठीक हो जाएगा? ये मीरब की आवाज है ना? अब ये लालकी किस पर चला रही है? मीरब की मारफत बेगम इसके पापा मलिक जुबैर से कहते हुए भागते हुए सीढ़ियां फैलाकर मीरब के कमरे में पहुंची थी। मीरब गुस्से की बहुत तेज थी और उसके भाई के हद से ज्यादा लाड और प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ रखा था। अक्सर उसकी माँ उसके भाई से ये शिकायत करती थी कि तुम्हारे प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ दिया है। मीरब मलिक जुबैर जो कि बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था, उसकी बेटी थी, उसका एक भाई जो इससे हद से ज्यादा प्यार करता था। उम्र में इससे 12 साल बड़ा था। इसका नाम शामिर मलिक था। ये मलिक जुबैर और रफ्त बेगम की पेशकीमती दौलत, उनकी 2 औलादें थी। उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी थी, मगर मीरब को शामिर के हद से ज्यादा लाड प्यार ने काफी बिगाड़ दिया था। शामिर खुद बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। मीरब अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। वो अपनी चीजों को किसी को छूने भी नहीं देती थी, फिर चाहे वो रिश्ते थे या उसके कॉस्मेटिक्स की चीजें या फिर उसकी ज्वेलरी या उसके जूते। वो अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी। मीरब क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? रफ्त बेगम अपनी बेटी के रूम दाखिल हुई तो वो घर की 2 नौकरानियों को लाइन में लगाकर खड़ी हुई थी। ये देखें, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट उन्होंने जला दिया है। मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? मीरब अपनी माँ के आगे अपना फराक करते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मीरब, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं जलाया होगा ना? अगर गलती से जल गया है तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है तो बताएं मैं क्या पहन कर जाऊं? मीरब बेटा, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी और पहन लो। मुझे नहीं पहने वो कपड़े। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं ड्रेसेस रिपीट नहीं करती। मेरा बेटा, क्या परेशानी है? क्यों आप गुस्सा कर रही हो? जुबैर मलिक भी ऊपर रो में आ गया था। पापा ये देखें, उन्होंने मेरी ड्रेस जला दी है जो मैंने अपनी दोस्त की बर्थडे पर पहन कर जानी थी। और मम्मा उनको डांटने के बजाय मुझे डांट रही हैं। वो रोते हुए अपने पापा के गिले जाकर लग गई थी। क्यों डांट रही हैं भाई आप मेरी बेटी को? मीरब के पापा ने मीरब की माँ को मसनूई गुस्से से डांटते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, आधा तो इसके भाई ने इसको बिगाड़ रखा है, बाकी की कसर अब पूरी कर दे। मीरब की माँ ने सच में गुस्से से ही जवाब दिया था। अब मेरी बेटी को डांटा नहीं करे। और किसने कहा कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है? मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, माशाअल्लाह। बस इसी तरह से अपनी बेटी की तरफदारी करते रहा करे। जब उसको शादी करके दूसरे घर भेजेंगे तो एक काम करना कि अब दोनों बाप बेटा भी उसके साथ ही चले जाना। इसको ससुराल में अब दोनों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रफ्त बेगम गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए रूम से चली गई। पापा देखा ना अपने के मामा किस तरह मुझ पर ही चलाती रहती है, और तुम दोनों यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? दफ हो जाओ, खामखा मेरी माँ से मुझे इतनी बातें सुनने को मिली तुम दोनों की वजह से। हालांकि बातें मामा को तुम लोगों को सुनानी चाहिए थी। मीरब अपना गुस्सा नौकरानियों पर निकालते हुए बोली। नौकरानियां बेचारी अपनी जान बचाते हुए 1 मिनट से भी पहले कमरे से 9-2-11 हो गई। अब बताओ मेरे बेटे को क्या मसला है? नी ड्रेस चाहिए? यस पापा, मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे वहाँ पर नया ड्रेस पहन कर जाना है। आपको तो पता है ना कि मैं एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनती। मीरब ने बेचारा सामू बनाते हुए अपने पापा से कहा। तो जाइए नया ड्रेस ले ले। मीरब के पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मीरब के हाथ में थमाते हुए कहा। लो यू पापा। मीरब अपने पापा के गिले में बाहें डालकर खुशी से झूमती हुई कार्ड लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चली गई। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मेरा जिस्म टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं। मेरे जिस्म में इतना दर्द होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। क्यों नहीं मुझे मरने देते? मुझे जब तुम लोगों को सब पता है तो क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? तो मुझे मरने दो। मुझे नशा दे दो प्लीज। पहले तो तू इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता था, अब तो नशे के बगैर नहीं रह सकता। तो कोई एक चीज की डिमांड तो कर। रुमान शाह आंखें दिखाते हुए बोला। मुझे नहीं जीना, मरने दो मुझे। क्यों नहीं? तुम लोग मेरी जान छोड़ देते हो? अहमद रोते हुए बोला। तुम सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी जान देना चाहते हो, मरना चाहते हो। वो कल की आई हुई लड़की तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई कि तुम्हें ना तो अपनी बूढ़ी माँ नजर आ रही है और ना अपने जिगरी यार। लानत है तेरी जवानी पर। हाँ, नहीं नजर आ रही मुझे मेरी बूढ़ी माँ, और ना मुझे नजर आ रहे हो तुम लोग।
तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों हर जगह साए की तरह मेरे पीछे पहुंच जाते? अपनी बेबंद करो और चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। रुमान शाह अहमर को हाथ से खींचते हुए गाड़ी में बैठा रहा था। रुमान शाह, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अहमर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। देखता हूँ कैसे नहीं चलते तुम मेरे साथ। रुमान शाह नशे में टूटे हुए अहमर को सीट पर बिठाते हुए सीट बेल्ट बांध कर दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करता हुआ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। अहमर रुमान शाह का बहुत अच्छा दोस्त था। रुमान शाह, अहमर और शाहजेब तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज एक। उन तीनों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी। उन दिनों में लाजवाब केमिस्ट्री और दोस्ती थी। तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। मगर फिर अहमर की जिंदगी में एक लड़की आई जिसको अहमद ने बहुत प्यार किया। अहमर इसको लेकर बहुत सीरियस में था। वो इससे शादी करना चाहता था, मगर इस लड़की ने अहमर को सिर्फ टाइम पास के लिए रखा हुआ था। अरीशा एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिसके माँ बाप ज्यादातर मुल्क से बाहर ही पाए जाते थे और यहाँ पर वो अकेली खूब अय्याशियां किया करती थी। यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो लड़कों से दोस्तियां निभाने के लिए ही आया करती, मगर अहमर उसके इश्क में इस कदर मुब्तला था कि इसे इसकी कोई भी चीज नजर नहीं आती थी। हालांकि शाहजीब खान और रुमान शाह इसे बहुत समझाया करते थे, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मगर अहमर के सर पर अरीशा का इश्क सर चढ़कर बोलता था। कई बार उन तीनों में झगड़ा भी हुआ अरीशा को लेकर, मगर अहमर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। करते करते वो लड़की अहमर को इस मकाम पर छोड़कर चली गई थी कि अब अहमर खुद को नशे की लत में लगाकर अरीशा को भुलाने की कोशिश करता। कितनी बार इसने खुदकशी करने की कोशिश की, मगर हर बार रुमान शाह मौके पर पहुंचकर इसे बचा लेता था। रुमान शाह अपने यारों के लिए बहुत मुखलिस था, दोस्तों के लिए जीने वाला इंसान था। रुमान शाह तो भला ऐसे वक्त में दो अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला कैसे छोड़ सकता था। अहमर यार, तुझे बीच में अपनी बूढ़ी माँ नजर नहीं आती, जिसके जीने का वाहिद सहारा सिर्फ तो है? पता है कि वो मुझे फोन करते हुए किसी तरह से तलब कर रोते हुए मुझे बता रही थी कि तुमने फिर से खुदकशी करने की कोशिश की है। रुमान, में क्या करूं, मेरे दिमाग से अरीशा नहीं जाती। मैं इसको भुलाने की बहुत कोशिश करता हूं, जितनी कोशिश करता हूं वो इतनी ही मुझे ज्यादा याद आती है। इसको भुलाने के लिए ही मैं नशा करता हूं, इसको भुलाने के लिए ही मैं मरना चाहता हूं। अहमर बेबसी के साथ रोते हुए शर्मिंदा अंदाज से आंखें झुकाए हुए बैठा था। रुमान, तो मेरा यार है ना, तो मुझे अरीशा ला दो, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं नशा छोड़ दूंगा। अहमर बहुत उम्मीद भरी नजरों से गाड़ी चिल्लाते हुए रुमान शाह से बोल रहा था। रुमान शाह उन तीनों की टोली में इस टोली की जान था। वो अपने यारों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता था। ठीक है, तुम वादा करो कि तुम अपना इलाज करवाओगे, और वो भी अच्छे तरीके से, और दोबारा कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। तो रुमान शाह ये वादा करता है कि अरीशा को वापस तुम्हारी जिंदगी में जरूर लेकर आएगा। रुमान शाह, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना इलाज ठीक से करवाऊंगा, बस तुम मुझे मेरी अरीशा लाकर दे दो। रुमान शाह वादा करते हुए इसे हॉस्पिटल के अंदर ले आया था, जहां डॉक्टर शाहजेब उनका वेट कर रहा था। डॉक्टर शाहजेब उनकी टोली का तीसरा दोस्त था। तीनों आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अहमर को शाहजेब ने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था, जहां पर उसका इलाज शुरू हो चुका था। अहमर के काफी सारे टेस्ट हुए, जिनमें डॉक्टर ने यह बताया कि अहमर के जिस्म में 70% ड्रग्स का नशा फैल चुका है। ये जहर उसके बॉडी को 70% मुतासिर कर चुकी है। मगर डॉक्टरों ने ये यकीन दिलाया था कि अगर पेशेंट खुद कोशिश करे और अच्छे से इलाज करवाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। रुमान, तुम अहमर को एडमिट करवाने के लिए कैसे मना कर लाए हो? क्योंकि वो इतनी आसानी से तो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकता था। डॉक्टर शाहजेब रुमान शाह से हॉस्पिटल के बाहर खड़ा ये पूछ रहा था। मैंने इससे ये कहा है कि अगर वो अपना इलाज अच्छे से करवा ले तो मैं इसे अरीशा वापस ला कर दूंगा। क्या तुमने अहमर से ये कहा है कि तुम इसे अरीशा वापस ला कर दोगे? इससे तो बेहतर था कि इसे मरने देते, इसको ड्रग के नशे में। डॉक्टर शाहजेब गुस्से से बोला। शाहजीब, अगर यार की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मेरे नजदीक ये गलत नहीं है। मतलब कि तुमने अहमर को झूठ कहा है? नहीं कर सकते। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस अरीशा जैसी घटिया लड़की को फिर से हमारे यार की जिंदगी में वापस लाऊंगा? थैंक गॉड। मुझे तो लगा कि सच में तुम इस घटिया अरीशा को अहमर की जिंदगी में वापस लेकर आओगे। डॉक्टर शाहजेब लंबी सांस लेते हुए शुक्र कर रहा था। माजी
कहाँ जा रही हो? इस तरह से सज सांवर कर रोमियो महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए इसे हवेली के बरामदे में ले आया था। रोमियो और सिहर दोनों आपस में कजन्स थे। रोमियो महक के चचा का बेटा था और महक रोमियो के बड़े ताया की बेटी थी। रोमियो के बाबा के अलावा 2 और भाई थे। रोमियो के बाबा ज्यादा चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से इसके हिस्से में कुछ खास नहीं आया था। रोमियो के बाबा के दोनों बड़े भाई जो कि बहुत ज्यादा चालाक और बेईमान थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से रोमियो के बाबा की आधे से ज्यादा जायदाद हड़प कर ली थी। रोमियो अभी इस काबिल नहीं था कि वो अपने बाप के साथ कंधा लगाकर खड़ा हो सकता। वो अभी मैट्रिक के पेपर दे रहा था। रोमियो का बाबा अक्सर बीमार रहने लगा था। रोमियो की माँ अक्सर रोमियो के बाबा से ये शिकायत करती थी कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे बेटे की हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया है और आप कुछ भी नहीं बोलते। रोमियो के बाबा बहुत सब्र से जवाब दिया करते कि बेगम, ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाता है, आखिरत में सिर्फ अपने अमाल ही लेकर जाते हैं। तो इसलिए दुनिया की फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा इस काबिल जरूर बनेगा कि वो अपनी मेहनत बिल बोते से अपना नाम कमाएगा। तुम हमारे बेटे की फिक्र ना किया करो। मगर रोमियो की माँ अक्सर इस बात पर नाराज होती कि हमारा बेटा ही नहीं, हमारी एक बेटी भी है। इसको कल को जब हम उसकी शादी करेंगी तो क्या इसे खाली हाथ रुखसत कर देंगे? रोमियो के बाबा इस बात पर भी बड़े तहम्मुल से जवाब दिया करते कि बेगम, अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है तो उसके नसीब भी इस जात ने जरूर लिखे होंगे। तुम हमारी बेटी के लिए परेशान ना हो। खुदा इसे मेरे जैसा हम सफर दे तो इसे कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात पर रोमियो की माँ चुप कर जाती थी, क्योंकि ये सच था कि रोमियो के बाबा ने रोमियो की माँ को बहुत प्यार और इज्जत से रखा था। हालांकि रोमियो की माँ एक बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। रोमियो की माँ यतीम थी, उसके माँ बाप मरे हुए थे और दादी ने इसको पाला था, जिसकी वजह से रोमियो की माँ कुछ भी जहेज में लेकर नहीं आई थी। मगर एक शादी में रोमियो के बाबा ने जब इसे देखा तो इसे वो बहुत पसंद आ गई थी। इसने आकर अपने बाप से जिद की कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। बस शायद ये शादी ही रोमियो के बाबा के लिए सजा बन गई थी, क्योंकि ना तो रोमियो की माँ उसके दादा की दूसरी बहू की तरह खानदानी थी, न ही अमीर और न ही दूसरी बहू की तरह पढ़ी लिखी थी। रोमियो की माँ बहुत ही सादा मिजाज और नेक औरत थी, जिसकी वजह से हमेशा वो सबसे अलग थलग ही रही। इसने कभी भी घर वालों से शको शिकायत, लड़ाई झगड़े नहीं किए थे। बस कभी दिल भर जाता तो अपने शौहर से दिल की भड़ास निकाल लेती। इसे कभी भी घर की बहू होने का मान नहीं दिया गया था। जिंदगी का सफर यूं ही कटते गया, मगर रोमियो के बाबा ने हमेशा रोमियो की माँ को बहुत मोहब्बत दी और इसे कभी इसका पिछला याद नहीं आने दिया। इसीलिए रोमियो की माँ सच में अपनी बेटी के लिए अपने शौहर जैसा ही हम सफर खुदा से मांगती थी।